तो आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रोटेशनल मोशन। इसमें सबसे पहली बात, पार्टिकल और रिजिड बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ए पार्टिकल एंड ए रिजिड बॉडी। गुड इवनिंग उज्जवल। पार्टिकल क्या होता है ना, पार्टिकल में मास होता है, लेकिन वॉल्यूम नेग्लिजिबल होता है। मास विद नेग्लिजिबल वॉल्यूम। लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ क्यों? पार्टिकल में क्या होगा, मास होगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। इसके अपोजिट अगर रिजिड बॉडी को देखोगे तो इसमें कई सारे पार्टिकल्स होंगे, समझे ना, मैनी पार्टिकल्स। लेकिन किन्हीं दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बस हो गया। समझ में आ रहा है? बट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स ऑलवेज कांस्टेंट। गोपी समझ में आया कि नहीं आया, ये बता। कि रिजिड बॉडी कई सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होगी, लेकिन दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हर कंडीशन में क्या रहेगी, बता, जो है कांस्टेंट रहेगी। जैसे एग्जांपल बता, मान ले एक डस्टर लेता है तू, इसको बता रिजिड बॉडी कहेगा कि नहीं कहेगा, बता जो है। कैसे भी घुमा ले डस्टर को, क्यों? इसको रिजिड बॉडी कहेगा। और मान ले तेरे पास जो पेन है, इसको क्या बोलेगा जरा बता जो है, रिजिड बॉडी बोलेगा। स्प्रिंग बता रिजिड बॉडी है कि नहीं है, बता। स्प्रिंग रिजिड बॉडी है कि नहीं है? नहीं है। मतलब ये सॉलिड तो है, सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, बट नॉट रिजिड बॉडी। उज्जवल, बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा, बता जो है। कि स्प्रिंग सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड लिक्विड गैस उसमें से सॉलिड स्टेट में है, लेकिन उसको रिजिड बॉडी नहीं कहेगा बेटा जो है, क्योंकि उसमें दो पॉइंट्स पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होती है, कहते हैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। पार्टिकल में केवल ट्रांसलेशनल मोशन होता है, बस हो गया। ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। और आगे से मैं इसको टी कहूंगा, हाँ केवल। इसका मतलब पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी
वो सिर्फ हाफ mv² होगी। पॉइंट क्लियर हो रहा है? पार्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होता है, ठीक है लो जो है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ हाफ mv² होगी। अच्छा, कोई पार्टिकल अगर एक सर्किल में घूम रहा है ना, मान लो एक पार्टिकल p है और ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन अभी आएगा धीरे धीरे, चिंता मत कर, अभी सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी तक जो हम पढ़ रहे हो ट्रांसलेशनल मोशन ही तो थे बेटा जो है। अगर ये सर्किल में घूम रहा है तो ये मत सोचना कि इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है, नॉट रोटेशनल मोशन। कई बार ऐसा वो लगता है ना, जैसे ए पार्टिकल इज रोटेटिंग इन ए सर्किल, कहा तो तुम्हें लगता है जैसे इसका रोटेशनल मोशन हो रहा है। इसका सही सेंटेंस पता है क्या है? इसका सही सेंटेंस ये है, पार्टिकल हैज ट्रांसलेशनल मोशन, पार्टिकल हैज ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन इन सर्कुलर पाथ। गोपी, ये बता ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पार्टिकल में सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ हाफ mv² होगी। और अगर कोई पार्टिकल सर्किल में घूम रहा है तो ये कंफ्यूज मत होना कि उसका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। सही सेंटेंस ये है बेटा जो है कि पार्टिकल हैज ट्रांसलेशनल मोशन इन सर्कुलर पाथ, ये कह लो। अब चलते हैं रिजिड बॉडी में। इन रिजिड बॉडी तीन टाइप के मोशन हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। केवल ट्रांसलेशनल, केवल रोटेशन, या दोनों। अब तू उज्जवल तू देख बेटा जो है, ये बता एक ब्लॉक अगर ऐसे जा रहा है आगे, तो बता ये कौन सा मोशन है? बता, खुद बता, तेरे को खुद ही लग जाएगा, बता ये कौन सा मोशन लग रहा है? केवल ट्रांसलेशन है। अगर मान ले एक व्हील इसके अबाउट घूम रहा है, ये व्हील है, पार्टिकल नहीं है बेटा जो है, ये व्हील है, तो बता कौन सा मोशन दिख रहा है? उज्जवल तू बता बेटा जो है, ये बता कौन सा मोशन देख रहा है बेटा जो है? ये केवल रोटेशनल मोशन है। और एक बात बता कि अगर एक व्हील आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है, तो बता ये कौन सा मोशन है? ये बता, एक व्हील आगे भी जा रहा है और ये भी जा रहा है, तो r+t। अब समझ में आया कुछ नहीं आया बता जो है? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बता जो है? या तू ये कह ले कि जैसे ना मान ले ये एक रॉड है बेटा और ये स्लिप हो रही है, मान ले ऐसे स्लिप हो रही है, तो बता इसका भी मोशन कैसा है? r+t दोनों है, ध्यान रखना इसका मोशन। ये कुछ टाइम के बाद पता चलेगा, ये कह लीजिए। अब बता समझ में आ गया केवल ट्रांसलेशन क्या है, केवल रोटेशन क्या है, और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन क्या है? समझ में आ गया? पार्टिकल में सिर्फ एक मोशन होगा, ट्रांसलेशन। और रिजिड बॉडी में तीन टाइप के मोशन हो सकते हैं, केवल ट्रांसलेशन, केवल रोटेशन, या r+t। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी या तो सिर्फ हाफ mv² हो सकती है, या केवल हाफ m की, जैसा ना वहां पे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड आएगा बेटा, आई।
ये कभी मैंने तुम्हें उसमें बताया होगा ना, वेक्टर्स, और उसमें बताया होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा या फिर दोनों होगा। अभी आएगा तू फिर, अभी सब आएगा बेटा, अभी आएगा, सब आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वर्ड तो याद होगा तेरे का, मास जैसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जो है, मास जैसा एक वर्ड आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी के तीन मोशन हो सकते हैं, सिर्फ ट्रांसलेशन, सिर्फ रोटेशन, या फिर दोनों कह लो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। ठीक, अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट। रिजिड बॉडी का कोई सा भी मोशन हो, समझ गए ना, रिजिड बॉडी का कोई सा भी मोशन हो, दो पॉइंट्स की वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी बताओ, जो है दो पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या रहेगी बताओ, जो है सेम रहेगी। समझ गए ना, मतलब रिजिड बॉडी का केवल ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, केवल रोटेशन मोशन हो रहा है, या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उज्जवल, बात समझ में आई? रिजिड बॉडी का केवल ट्रांसलेशन मोशन हो, केवल रोटेशनल मोशन हो, या रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन कोई भी मोशन हो, दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस हर टाइप के मोशन में क्या रहेगी बता, जो है कांस्टेंट रहेगी बेटा। ठीक, अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। नोट कर लिया पहले ही बता, नोट कर लिया तूने? ठीक, अब सुनो फिफ्थ। रिजिड बॉडी के जब केवल ट्रांसलेशन मोशन होता है तो फिर ना सारे के सारे जितने पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो है उनका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजिड बॉडी का अगर केवल ट्रांसलेशन मोशन होता है तो जितने के जितने पार्टिकल्स हैं सबका डिस्प्लेसमेंट कह लो, वेलोसिटी कह लो, या एक्सीलरेशन कह लो, वो सेम आता है। जैसे खुद भी तुम रियलाइज कर सकते हो। एक बात बताओ, जैसे ये है, ये इधर को जा रहा है, मान लो एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है। अब तुम्हें ये नहीं लग रहा है बताओ कि S1 और S2 इक्वल होगा, V1 और V2 इक्वल होगा, और A1 और A2 इक्वल होगा? पता लग रहा है कि नहीं लग रहा? पता खुद फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ जो, जब रिजिड बॉडी का ट्रांसलेशन मोशन होता है तो सारे पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होता है, सेम होता है, ये कह लो। ठीक, अच्छा, इस केस में अब मैं रिजिड बॉडी कह दूं या पार्टिकल कह दूं तो चल जाता है कई बार, समझ गए ना? इन दिस केस
अब तुम रिजिड बॉडी कह दो या पार्टिकल कह दो, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, नॉट मच डिफरेंस। और ये वाला मोशन हम काइनेटिक्स में पढ़ रहे थे। हाँ, दिस मोशन, इसको हमने कहाँ पढ़ा है बेटा, जो है काइनेमेटिक्स में पढ़ा है। अब तू याद कर, काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम्स में कई बार नहीं लिखा होता है ए पार्टिकल इज मूविंग विद सो एंड सो वेलोसिटी, या कभी कभी लिखा होता है ए बॉडी इज मूविंग विद सो एंड सो वेलोसिटी। तो क्या वहां पे हम पार्टिकल और बॉडी में कुछ डिफरेंस फील करते हैं? कॉपी, काइनेमेटिक्स में जो क्वेश्चंस होते थे उनकी लैंग्वेज देखना बेटा, जो है कभी लिखा होता है पार्टिकल इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, कभी लिखा होता है बॉडी इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी। क्यों? तो इसका मतलब मैं पार्टिकल और बॉडी में वहां पे कोई डिफरेंस नहीं फील कर रहा ना, क्योंकि सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी एक्सेलरेशन वगैरह सब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो है समझ में आ गया बेटा, जो है तो ये हम पढ़ते हैं वहां पे जो है। लेकिन अगर रिजिड बॉडी के बाकी दो मोशंस होंगे, रिजिड बॉडी के अगर केवल आर हो या आर प्लस टी मोशन हो, तो इसमें फिर डिफरेंट पार्टिकल्स हैव different values of displacement, velocity and acceleration। और प्रेजेंट चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे, बस ये ध्यान रखना। प्रेजेंट चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? प्रेजेंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर और आर प्लस टी मोशन। क्यों? किसका लेकिन? ऑफ रिजिड बॉडी। अच्छा, ये वाली बात ना कई बार कुछ बच्चों के गले नहीं उतरती है कि यार अलग अलग एक ही बॉडी है, उसके अलग अलग पार्टिकल्स की वेलोसिटी वगैरह अलग अलग कैसे हो सकती है? क्यों उज्जवल? ये बात ना कभी कभी लोगों के गले नहीं उतरती है कि यार बॉडी तो एक ही है, फिर ऐसा कैसे हो गया कि अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग वेलोसिटी और ये सब हो जाए, जो है नहीं है। तो तू एक बात बता, जब तू चल रहा होता है, ठीक है, तो तेरी बॉडी तो मूव कर रही होती है, लेकिन जो तेरा पैर ग्राउंड पे है वो रेस्ट पे होता है कि नहीं होता? बता जो है, बता। जब तू चल रहा है, जिसमें चल रहा है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू कह रहा हूं मैं, जो है जब तू चल रहा है बेटा, ये बता जो है, तो उसमें तेरी बॉडी तो मूव कर रही है, लेकिन जो तेरा पैर ग्राउंड पे है वो उसमें रेस्ट पे है कि नहीं, बता जो है। तो बस हो गया, फिजिक्स में ऐसा होता है, समझ गया ना, फिजिक्स में ऐसा होता है बेटा जो है कि पता लगा बॉडी एक ही है, लेकिन अलग अलग पार्टिकल्स की इंस्टेंटेनियसली कह सकता है अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो गए, अलग अलग वेलोसिटी हो गई, अलग अलग एक्सेलरेशन हो गई, ये कहते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। और एक चीज और, सिक्स, रोटेशनल मोशन में ज्यादातर जो क्वांटिटीज निकाली जाती है ना, वो किसी एक्सिस के अबाउट निकाली जाती है। रोटेशनल मोशन में मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज
most of the quantities are obtained about some axis. एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। पार्टिकल का मतलब मास विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। रिजिड बॉडी का मतलब कई सारे पार्टिकल्स, लेकिन हर केस में दो पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और मैंने तुमसे कहा रिजिड, डस्टर तो रिजिड बॉडी हो गया, लेकिन स्प्रिंग रिजिड बॉडी नहीं हुआ। पार्टिकल का सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन हो सकता है, इसका मतलब उसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, हाफ एम वी स्क्वायर। रिजिड बॉडी के तीन टाइप के मोशन पॉसिबल है, केवल ट्रांसलेशन, केवल रोटेशन, या फिर दोनों। केवल ट्रांसलेशन में सारे पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम आते हैं, और ये हम काइनेमेटिक्स में पढ़ लेते हैं। और इस केस में बॉडी और पार्टिकल में कोई हम डिफरेंस फील नहीं करते, लेकिन बाकी दो मोशंस में अलग अलग पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन क्या होंगे, अलग लगाएंगे। और प्रेजेंट चैप्टर में हम लोग इन्हीं दो मोशंस को पढ़ेंगे, लेकिन वो दो मोशन किसके लिए होंगे, रिजिड बॉडी के लिए होंगे। और मैंने एक चीज और बताई कि रोटेशनल मोशन में ज्यादातर जो क्वांटिटीज होती हैं वो किसी एक्सिस के अबाउट फाइंड की जाती है, ये कह लो। तो यहां तक क्लियर हो गया? पहले ही बताओ उज्जवल, यहां तक जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो क्लियर हैं? ठीक है, अब एक काम करते हैं, थोड़ा कंपैरिजन चार्ट बना लेते हैं थोड़ा सा ना, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या होता है बेटा। यहां पर मैं लिख दूंगा ट्रांसलेशनल मोशन, यहां पर रोटेशनल मोशन लिख दूंगा। यहां पे जो मास होता है, ये मैंने अभी बताया तुम्हें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिसको हम आई से डिनोट करेंगे। यहां पे जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, ये हम थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, वहां पे वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। क्यों? ओमेगा। यहां पे जो लीनियर एक्सीलरेशन होगा a, वहां पे वो एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फा। यहां पे जो लीनियर मोमेंटम होगा p, mv कह लो। यहां पे एंगुलर मोमेंटम कह लो, अभी एल से दिखा दे रहा हूं, ठीक है, वो आई ओमेगा होगा। यहां पे जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पे एंगुलर काइनेटिक एनर्जी कह लो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बल्कि रादर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वर्ड ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, अच्छा यहाँ भी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा अच्छा लगेगा ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा। और यहाँ पे जो फोर्स होता है, यहाँ पे वो टॉर्क आता है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू एम ए आती है, और डी पी अपॉन डी टी आती है। क्यों?
यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आई अल्फा होगी और वो डी एल अपॉन डी टी होगी। तो मेरे ख्याल से कंपेयर कर लोगे, क्यों उज्जवल? बता बेटा जो है, कंपेयर कर लेगा ना ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में, ये जो है। ठीक है, अब चलते हैं हम सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं। हाँ कर ले। अब सुनो, सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे चलते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर रोटेशनल मोशन में अगर 100 क्वेश्चन आए होंगे तो उसमें से करीब करीब 10 to 15 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पूछे गए होंगे। और छोटा सा टॉपिक है बेटा जो है, समझ गए ना? अगर मैं मान के चलता हूँ कि 100 क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आज तक आए होंगे, सॉरी रोटेशनल मोशन के 100 क्वेश्चंस आए होंगे, तो ये मान लो सब मिला मिलू के 10 to 15 क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया से पूछे गए होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहली बात आई से डिनोट करोगे। दूसरी बात एसआई यूनिट केजी मीटर स्क्वायर होगी। तीसरी बात एक टेंसर क्वांटिटी होती है, तुम्हें याद है मैंने बताया था बेटा जो है, बस टेंसर कह देना उसके बाद बात मत करना। ये बोला था कि नहीं बोला था, तुम्हें याद होगा? याद है कि नहीं है बता गोपी? याद है ना? बस टेंसर कह देना, बाकी ज्यादा वो मत करना बेटा जो है। चौथी बात किसी एक्सिस के अबाउट निकाली जाती है। नहीं, टेंसर जैसे स्केलर वेक्टर वो सब मैंने बताया था ना, वहां पे बताया था, बस टेंसर होती है कह देना, बस हो गया। बाकी पांडे सर से पूछ लो जो है, समझ गए ना? तो अगर कोई पूछे तो कहना बाकी पांडे सर से पूछ लो। ठीक, उन्होंने तो मेरे को बताया कि स्केलर वेक्टर कुछ नहीं, टेंसर बोल देना, कहना जो है ऐसे बोल देना। और अबाउट सम, क्योंकि वो थोड़ा हायर क्लासेस की चीज है, अबाउट सम एक्सिस, ये होती है बेटा जो है। ठीक है, पांचवी बात क्या होती है थोड़ा देर में बताऊंगा। मास तो केवल एम पे डिपेंड करता है, ओनली किसी एक्सिस के अबाउट निकलेगा ना। मास तो केवल एम पे डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड्स अपॉन एम। लेकिन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। मास पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में इसमें भी डिपेंड करेगा कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसा है जो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एक्सिस।
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, ये बताओ जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे तू ये देख कि मान ले ये एक्सिस थी और मैंने एक पार्टिकल को यहाँ रख दिया और अब मैंने उसी पार्टिकल को थोड़ा दूर रख दिया। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। तो I2 की वैल्यू I1 से ज्यादा होगी। ये M, ये M और ये एक्सिस है मान ले। समझ में आया या नहीं आया बेटा, बता दे कि मास तो सिर्फ मास पे डिपेंड करता है, एम पे डिपेंड करता है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो मास और उसका एक्सिस के रेस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। गोपी बता बेटा जो है, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? अब बात आती है क्या चीज है ना, तू कहेगा उज्जवल क्या चीज है। हाँ, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मास एक्सिस से जितना ज्यादा दूर होगा बेटा जो है उतना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। ठीक, अब चलते हैं 6th क्वेश्चन में। सुन, अब तेरे को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बेटा जो है। ये बता, ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास है रोटेशनल मोशन में वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब आप ये बताओ कि अगर मास ज्यादा है किसी बॉडी का, तो मुझे ये बताओ कि उसका मोशन स्टार्ट करने में या उसके मोशन को रोकने में ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बताओ। समझ गए ना? देन मोर एफर्ट्स। एफर्ट्स को मैं फोर्स कह दूं, क्यों बता? एक तरीके से यहां से फोर्स से कह देता हूं, क्यों? देन मोर एफर्ट्स टू चेंज इट्स वेलोसिटी कह देता हूं उसको, क्यों नहीं है? इट्स लीनियर वेलोसिटी कह देता हूं, बता, वो सबसे बढ़िया हो जाएगा। बता को भी कि अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है बेटा जो है, तो तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे उसकी लीनियर वेलोसिटी को चेंज करने में। एग्जैक्टली कुछ यहां पे कह दो कि अगर मान ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इफ आई इज मोर, बस 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 बस, देन मोर एफर्ट्स। अब कुछ समझ में आ गया? मोर एफर्ट्स, और यहां पे एफर्ट्स क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा, क्यों? टू चेंज इट्स एंगुलर वेलोसिटी। बस ये हो गया, मतलब मोशन की कंडीशन को चेंज करने में तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे या ज्यादा टॉर्क लगेगा, बस ये कहते हैं। अब थोड़ा बहुत क्लियर हो गया कि नहीं हो गया उज्जवल? ट्रांसलेशनल मोशन में जो मास होता है वो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, मास पे तो एम पे तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में इस पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी मोशन की कंडीशंस को चेंज करने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स या ज्यादा टॉर्क लगेंगे, बस ये कह लो। तो हमारे आज का लेक्चर और शायद हो सकता है अगला लेक्चर भी बेटा जो है, हाँ, आई इक्वल टू रोटेशनल मास हो गया एग्जैक्टली। आज का लेक्चर या फिर अगला लेक्चर हो सकता है हमारा पूरे का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे है। ठीक है, तो अब मैं लिख रहा हूँ आई को डिटेल में कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर एक पार्टिकल का निकालना है बस,
तो आई की वैल्यू सीधे सीधे mr² होती है, बस। ये हो गई है। आर यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई है, ध्यान रखना। ये हो गया, ये m हो गया, ये एक्सिस है। और जरा देखना यहीं से इसकी यूनिट तुम्हें केजी मीटर स्क्वायर दिख रही है कि नहीं दिख रही है? क्यों गोपी, बता बेटा जो है, यह है कि नहीं है, बता जो है। और जरा एक चीज देखना कि अगर आई 0 हो, सॉरी, अगर आर 0 हो तो फिर आई भी 0 होगा, क्यों? हाँ, इसका मतलब पार्टिकल अगर एक्सिस में लाई कर रहा है, क्यों? इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल लाइंग ऑन एक्सिस। दूसरा, उज्जवल कर लिया नोट? एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सीधे सीधे mr² होगा बेटा जो है। ठीक। दूसरी बात, मोर देन वन पार्टिकल्स, more than one particles, आई इक्वल टू समेसन mr² हो जाएगा, क्यों? बता। समझ में आ गया? तीसरी बात, अब चलते हैं रिजिड बॉडी में। सबसे पहली बात, 99% केसेस में डिफरेंट पार्टिकल्स की एक्सिस से डिफरेंट डिस्टेंस आती है। डिफरेंट पार्टिकल्स हैव, अभी कर रहा हूं, अभी कर रहा हूं, चिंता मत कर। डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। इसका मतलब ये बताओ, इसका मतलब आर वेरिएबल हो गया ना? बता, समझ में आ गया? बता, आर वेरिएबल हो गया, ठीक। इसका मतलब इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। जैसे मैं देखो तुम्हें फिगर बनाता हूँ ना, मान लो ये सॉलिड स्फीयर है, तुम कोई सी भी एक्सिस ले लो। सपोज करो मैं सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस लेता हूँ। ये बता, अगर मैं एक्सिस ये लेता हूँ बेटा, तो देख, ये पार्टिकल नजदीक है, ये पार्टिकल दूर है, बता अलग अलग डिस्टेंस है कि नहीं है? बता, दो अलग अलग डिस्टेंस है कि नहीं है, बता जो है। ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है। उज्जवल बता बेटा जो है। अब तू ये बता कि अगर मान लो ये रॉड लेता हूँ मैं, ठीक है, ये रॉड ली, और मान ले मैंने एक्सिस ये ले ली, ये एक्सिस ले ली,
अब बता अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग डिस्टेंस है कि नहीं है। ये पार्टिकल नजदीक है, ये पार्टिकल दूर है, ये पार्टिकल और भी दूर है। बता, ज्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है जो है, समझ गए ना, ज्यादातर केसेस में क्या होता है, डिस्टेंस अलग अलग होती है। अब मान ले डिस्क ले ले, ये तूने डिस्क ले ली, अब ये एक्सिस ले ली मान ले मैंने। अब भी जरा देखना अलग अलग पार्टिकल्स की डिस्टेंस अलग अलग नहीं है। बता, ये पार्टिकल नजदीक है, ये पार्टिकल दूर है, तो लग रहा होगा ना तेरे को इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। ये पता क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, एक्सिस तो अलग अलग कुछ भी हो सकती है बेटा जो है, एक्सिस कुछ भी हो सकती है। एक्सिस में ये भी ले सकता था, कुछ भी ले सकता हूँ। तू एक बात बता, ये पेन है, इसको जरूरी थोड़ी मैं सेंटर के अबाउट ही घुमाऊं बेटा जो है, मैं इसको इसके अबाउट भी तो घुमा सकता हूँ। बता उज्जवल, कोई जरूरी है मैं पेन को बिल्कुल सेंटर के अबाउट ही घुमाऊं बेटा जो, मैं किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट भी घुमा सकता हूँ, उसमें क्या है जो है, ये कह लीजिए। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ना। तो अगर मुझे इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा तो कैसे करूंगा फिर, ये देख। तो इंटीग्रेशन पे मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन डी, इंटीग्रेशन डी एम इंटू आर स्क्वायर। बता गोपी। बता, ये होगा इंटीग्रेट डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब ये बता कि डी एम क्या है, जरा बता, ये बता डी एम यहाँ पे क्या है। हाँ, वो जो एलिमेंट लिया है, हाँ एलिमेंट का मास, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट टेकन फॉर इंटीग्रेशन। और आर क्या होगी जरा बताओ। उस एलिमेंट की एक्सिस से डिस्टेंस होगी, क्यों। हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कह दूं तो और ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्यों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट फ्रॉम एक्सिस। समझ में आ गया। नहीं उल्लू, अभी तेरे कुछ देर में समझ में आएगा। ठीक है, कुछ देर में समझ में आएगा जो है, ठीक, कुछ देर में समझ में आएगा। तो आर क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। हम एलिमेंट ऐसा लेंगे, सुन, हम एलिमेंट ऐसा लेंगे कि उस एलिमेंट के लिए कम से कम डिस्टेंस इक्वल हो जाए। गोपी, समझ में आ रहा है बेटा, ये बताओ, एलिमेंट हम ऐसा लेंगे जिसमें क्या हो, कम से कम उस एलिमेंट के लिए डिस्टेंस क्या होता है, जो इक्वल हो, आर के इक्वल हो। ये हो गया। अब दूसरी बात सुन, ये बता कि अगर रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक्सिस में लाई कर रहे हो तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अगर रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक्सिस में लाई कर रहे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जीरो होगा। तो आई विल बी जीरो इफ ऑल पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन एक्सिस। और बताना, अगर सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, ऑल पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं, और वो इक्वल डिस्टेंस मान लो आर है,
तो ये बताओ, मैं आई को सीधे सीधे ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ, बस बस बस, m इंटू आर स्क्वायर। पहले ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई यहाँ पे m टोटल मास हो जाएगा, बस हो गया। टोटल मास ऑफ रिजिड बॉडी। बेटा तू एक बात बता, ये रिंग है और एक्सिस मेरी ये है। अब बता जरा, सारे के सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं कि नहीं, ये पहले ही बता। और ये रेडियस के इक्वल है, बता जरा। अब जरा बता, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर नहीं होगा इस केस में? बता बता, अब बता, बता बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि ऐसे होता ना, एक्चुअल में ये ऐसे होता, देख, m1 इंटू आर स्क्वायर प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन चलती रहती कहानी। क्यों? जैसे ये 1 पार्टिकल हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो अल्टीमेटली कितना हो जाता है? टोटल एम आर स्क्वायर हो जाता। अब क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बता जो है उज्जवल, बता बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसी टाइप से मेरे को ये बता कि अगर मान लो ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, और ये एक्सिस है। अब बता इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है? बता जो है। और ये इक्वल डिस्टेंस आर है। अब बता इक्वल डिस्टेंस पे है कि नहीं है? बता जो है। अब के भी इक्वल डिस्टेंस पे हैं या नहीं है? बता बेटा पहले जो है। ठीक। तो बस हो गया। इस केस में भी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एम आर स्क्वायर हो जाएगी। समझ में आ गया? एक बार दोबारा सुन लो। एक पार्टिकल का एम आर स्क्वायर, कई सारे पार्टिकल का समेसन एम आर स्क्वायर। अगर पार्टिकल एक्सिस में लाई कर रहा है तो जीरो। रिजिड बॉडी में 99% केसेस में अलग अलग पार्टिकल्स की अलग अलग डिस्टेंस होती है, तो हमें इंटीग्रेशन पे जाना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन डी आई होगा, और डी आई का मतलब इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। डीएम तो वो एलिमेंट होगा जिसके पूरे की डिस्टेंस इक्वल है, और वो आर है, ये कह लो। ये समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन डीएम इंटू आर स्क्वायर मतलब क्या है बेटा जो है, कि जो एलिमेंट लिया है डीएम मास का है, और उस एलिमेंट की एक्सिस से फिर इक्वल डिस्टेंस आर है, ये कह ले जो है। ठीक। लेकिन रिजिड बॉडी के केस में भी कभी कभी ऐसा होता है ना, कि रिजिड बॉडी के पता लगा सारे पार्टिकल्स एक्सिस में लाई कर गए तो जीरो हो गया, या सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस पे हैं तो फिर वहां भी एम आर स्क्वायर हो जाता है, ये। अब मैं तुम्हें कुछ लिस्ट ऑफ फॉर्मूले दे रहा हूं, ठीक है? लिस्ट ऑफ फॉर्मूले, उसको तुम्हें बेटा याद करना है, ये ध्यान रखो। ये वैसे बुक में भी दिए हुए, मैंने समझा दे रहा हूँ एक बार, यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, बुक में मिल भी जाएंगे तुम्हें। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले में चलते हैं। सबसे पहले थिन रॉड, उसका मास तो है m और लेंथ है l, और ये रॉड है, थिन है, हाँ, ध्यान रखना। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ना कई सारी एक्सिस ले लूंगा और हर किसी के अबाउट बता दूंगा तुम्हें। एक तो ये ले लेता हूँ, ठीक है? एक ये ले लेता हूँ, और ये वाली डिस्टेंस x ले लेता हूँ। एक ये ले लेता हूँ, इसको 2 एक्सिस कह दे रहा हूँ, इसको 3 एक्सिस कह रहा हूँ।
एक ये ले लेता हूँ और ये थीटा एंगल पे, एक ये ले लेता हूँ और एक ये ले लेता हूँ। इतनी एक्सिस ले ली है मैंने, देख लो अच्छी तरीके से। थिन रॉड है जिसका मास एम है, लेंथ एल है, और मैंने 6 एक्सिस ले ली है। ये वाली सेंटर से पास हो रही है, ध्यान रखना, और ये एंड से पास हो रही है। इसमें से अब जरा बताते हुए चलो, I1 कितना लिखूं बेटा जी? एक आध तो तुम बता सकते हो, बताओ I1 कितना लिखूं? 0, क्योंकि देखो ना हर मास एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्यों? उज्जवल बता बेटा जो है। तू थोड़ा ना आगे की सोचता है, गुरुदत्त की तरह जो है। गुरुदत्त क्या था कि समय से आगे की पिक्चर सोचता था बेटा जो है, तो उसकी फिर कागज के फूल जो है फ्लॉप हो गई जो है। बहुत ज्यादा आगे की भी नहीं सोचनी चाहिए, समझ गए ना? बहुत ज्यादा आगे की सोचने से भी गड़बड़ हो जाती है जो है। ठीक, अभी सब आएगा, चिंता मत कर जो है। गोपी, समझ में आई बात? गुरुदत्त होता था एक पिक्चर में, वो कई सौ साल के आगे की बात सोचता था जो है। पिक्चर बहुत अच्छी थी उसकी जो है ना? तो I1 तो 0 हो गया। अब ये बता I2 कितना होगा? मतलब तेरा क्या होता है ना, दिमाग यहाँ नहीं रहता, फिर दूसरी जगह रहता है जो है तेरा दिमाग जो है। हाँ, I2 कितना होना चाहिए जरा बता जो है। m × x² होना चाहिए। क्यों उज्जवल? बता बेटा I2 कितना होना चाहिए? बता, m × x² नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर मास इक्वल डिस्टेंस पे है। ये हो गया। अच्छा, वैसे फिगर को देख के मेरे को ये बताओ कि I3 ज्यादा होना चाहिए, I5 ज्यादा होना चाहिए? बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ, I3 ज्यादा होना चाहिए, I5 ज्यादा होना चाहिए? हाँ, गुड, इंटेलिजेंट हो बेटा तुम लोग। क्योंकि 5 में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दूर है। नहीं है, 5 में मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? दूर है जो है। तो जो I3 होता है ना, वो आता है ml² / 12 आता है। और I4 की जो वैल्यू आती है वो ml² / 12, साथ में sin² थीटा होता है। और जरा देखना, थीटा को अगर मैं 90 रख दूं तो जो I4 है वो I3 में कन्वर्ट हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है? जरा चेक करो बेटा। थीटा = 90 डिग्री पे I4 किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? I3 में चला जा रहा है। समझ में आ गया? ये भी हो गया। अब जो I5 आता है वो ml² / 3 आता है। तो इसके बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा I6 कितना होना चाहिए? I6 होना चाहिए I5 sin² थीटा, कितना आना चाहिए? उज्जवल, समझ में आ गया? I1 तो क्लियर होगा, 0 होगा। I2 mx² होगा। I5 I3 से ज्यादा होगा। I3 ml² / 12 होगा। I5 ml² / 3 होगा। और बाकी में वो sin² थीटा और ऐड कर दो। अब यहां पे लेकिन एक कैच पॉइंट है। एक्सिस 3, ये एक नहीं है बेटा, ये इनफाइनाइट एक्सिस बन सकती है। एक नहीं बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी बेटा जो है। और पता है क्या होगी? पासिंग थ्रू सेंटर, पासिंग थ्रू सेंटर।
एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। बता। तू एक चीज देख, जैसे ये है बेटा, ये रॉड है मान ले, ठीक है, रॉड है, ये भी हो गई, ये भी हो गई, ये भी हो गई। बता क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बता जो है ये बता, इनफाइनाइट एक्सिस बन सकती है कि नहीं बन सकती है गोपी? बता बेटा, इनफाइनाइट एक्सिस बन सकती है या नहीं बन सकती है? बता जो है, समझ गया ना? सेंटर से पास होनी चाहिए और रॉड की क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इसी टाइप से जो एक्सिस 4 है, ये भी इनफाइनाइट हो सकती है। ये क्या होनी चाहिए? पासिंग थ्रू सी एंड मेकिंग थीटा विथ रॉड। तुम एक बार देख लो ना, जैसे मैं तुम्हें सिंपल से दिखाता हूँ, ये है मान लो। एक बात बताओ, ये एक्सिस हो गई, तो ये एक्सिस के अबाउट भी तो वही होगा। बता। बेटा मैं ये कह रहा हूं कि एक्सिस 3 एक नहीं है, इनफाइनाइट है बेटा जो है। ले, ले बेटा ले। तो सुन ले एक बार दोबारा से, 3 एक्सिस एक नहीं है, कई सारी हो सकती है। और वो है क्या? सेंटर से पास हो रही है और रॉड के परपेंडिकुलर है। 4 एक्सिस भी एक नहीं है, कई सारी हो सकती है। वो क्या है? सेंटर से पास हो रही है और रॉड से थीटा बना रही है। इसी टाइप से 5 और इसी टाइप से 6, ये कह लो बस हो गया। तो ये तो थिन रॉड की कहानी हो गई। अब चलते हैं रिंग। दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं रिंग का। मास m है, रेडियस r है, ये है हाँ रिंग। एक काम करता हूं, एक एक्सिस ये ले लेता हूं 1, और एक यहां से ले लेता हूं 2, एक एक्सिस ये ले लेता हूं 3, और एक एक्सिस ये ले लेता हूं 4। इसमें से तुम एक तो बता सकते हो, I1 बता सकते हो बेटा जो तुम बताओ I1 कितनी होगी बेटा जो है। हाँ, नहीं है बताओ। क्रॉस का मतलब अंदर को जा रही है बेटा, ध्यान रखना, क्रॉस का मतलब अंदर को जा रही है, ये कह लो जो है। नहीं है, I1 हो गई mr², बिकॉज हर मास इक्वल डिस्टेंस पे। अब आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे ना कि जो I2 होगा वो I1 में mr² ऐड करेंगे बेटा, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब 2mr² हो जाएगा। और I3 की वैल्यू ये I1/2 होगा, ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो इसका मतलब mr²/2 होगा। और I4 ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे, I3 प्लस mr² होगा। इसका मतलब 3/2 mr²। देख लो जरा फॉर्मूला अच्छी तरीके से देख लो, इसमें से बस ये तुम्हें आता था, ये आता था, बाकी सबके फॉर्मूले देख लो अच्छी तरीके से। I2 की वैल्यू I1 प्लस mr², 2mr²।
I3 की वैल्यू I1/2 तो mr²/2, I4 की वैल्यू फिर I3 प्लस mr² तो 3/2 mr², ये हो जाएंगे। फॉर्मूले पढ़ लिए गोपी बाबू? फॉर्मूले पढ़ लिए बेटा? ये हो गया। उज्जवल नोट कर लिए? नोट कर लिया उज्जवल? ठीक। अब चलते हैं अगला फॉर्मूला, डिस्क। मास m और रेडियस r। अब डिस्क का मतलब ये हो गया कि इस पूरे में मास है बेटा, ध्यान रखना, समझ गए ना? डिस्क का मतलब ये हो गया कि पूरे में मास है। वही वाली एक्सिस लेते हैं जो पहले ली थी। 1 2 3 और 4। अच्छा, वैसे एक बात बताओ कि अबाउट 1 अगर m और r की वैल्यू सेम हो तो रिंग का ज्यादा होना चाहिए, डिस्क का ज्यादा होना चाहिए? बताओ, ये बताओ कि अबाउट 1 m और r की वैल्यू अगर सेम हो बेटा, तो बताओ रिंग का ज्यादा होना चाहिए, डिस्क का ज्यादा होना चाहिए? नहीं, रिंग का ज्यादा होगा। आई रिंग ग्रेटर देन आई डिस्क। क्यों देख गोपी? क्योंकि रिंग में तो पूरे का पूरा मास r डिस्टेंस पे है। ये उधर रिंग में पूरा मास r डिस्टेंस पे है, जबकि डिस्क में कुछ मास अंदर भी है। बता गोपी, समझ में आया कि नहीं आया? बता जो है, रिंग में पूरे का पूरा मास r डिस्टेंस पे, जबकि डिस्क में क्या है बेटा, कुछ मास अंदर भी है बेटा। तो मास जितना दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे जो I1 आता है ना, वो हाफ mr² आता है बेटा। उसके बाद की कहानी तो अपने आप शुरू हो जाएगी। I2 की जो वैल्यू होगी वो I1 प्लस mr²। इसका मतलब 3/2 mr²। I3 I1/2, इसका मतलब 1/4 mr²। और I4 वो I3 में फिर mr² ऐड होगा, इसका मतलब 5/4 mr²। इतना भी याद कर लो बेटा, नोट कर लो डिस्क में। गोपी बेटा, समझ में आया नहीं आया तेरे? बता, समझ में आई तेरे? बात नहीं आई? ये है क्या बेटा, ऐसे ही चलती है कहानी। समझ गया? अब चलते हैं सॉलिड स्फीयर। मास m और रेडियस r। इसमें लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा, ठीक है?
क्योंकि अभी तक तो मैंने बहुत एक्सेस में बताया ना बेटा, जो है ज़्यादा टॉर्चर नहीं करूँगा। एक तो बस सीधे सीधे जो सेंटर से पास हो रही है, और एक जो यहाँ से पास हो रही है, ये 1 और ये 2। तो इसमें जो I1 होता है वो आता है 2/5 mr², और जो I2 होगा वो I1 प्लस mr², इसका मतलब 7/5 mr² हो गया। ये भी नोट कर लो। अच्छा, वैसे तुम एक चीज देख रहे होगे ना, रिंग के केस में सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है। अबे उल्लू, मैं कह रहा हूं रिंग के केस में सबसे ज्यादा होगा, सेंटर के अबाउट देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मास सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया ना। हाँ, सबसे ज्यादा जो है डिस्टेंस पे है जो। अब वो छोड़, तू, मैंने कहा तू समय से आगे तू अपने घर में सोचते रह जो है, ये सब चीजें तू सोचते रहे। मैं जितना सोचवा रहा हूँ उतना सोच जो है। रिंग के केस में सबसे ज्यादा होगा mr²। क्यों? सेंटर के अबाउट कह रहा हूँ क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे है। बाकी सब में देख थोड़ा कम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 2/5 mr² आ रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब चलते हैं हॉलो स्फीयर। तू गुरुदत्त की कहानी सुन। अरे उज्जवल बेटा, तू क्या करेगा? हो गया? अब चलते हैं हॉलो स्फीयर। कंपेयर करना है तो इससे कंपेयर करना, इधर उधर की चीजों से कंपेयर करता है। मास m, रेडियस r। इसमें भी मैं तुम्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा। ये 1 है, ये 2 है। बस बस बस, ये समझ गया। कंपेयर करना है तो सही जगह से कंपेयर करना तू। अब तू जो है आंटी को जो है ठीक कंपेयर कर देता है हेमा मालिनी से, ऐश्वर्या राय से, कि उनसे कंपेयर कर रहा है जो है। अबे तेरे को अगर आंटी को कंपेयर करना है तो ये कंपेयर करके, हाँ समझ गया ना, तो कंपैरिजन भी कर रहा है तो सही कंपेयर करना। तो ये समझ में आ गया होगा, आई जो है हॉलो का ज्यादा होगा कंपेयर टू आई सॉलिड के। क्यों गोपी, तेरे समझ में आया कि नहीं आया? या तू सोच में पड़ेगा कि आंटी को किससे कंपेयर करूं? तो ऐसा तो नहीं सोच में पड़ेगा कि आंटी को चलो हेमा मालिनी और उससे कंपेयर नहीं करना, किससे कंपेयर करना। तो आई हॉलो का क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि मास ज्यादा दूर है। तो यहाँ पे जो I1 होता है ना, वो आता है बेटा 2/3 mr² होता है, ध्यान रखना। और फिर I2 की वैल्यू I1 प्लस mr² होगी। इसका मतलब 5/3 mr² होगा। कर लिया नोट? ये भी देख ले बेटा, केवल दो ही एक्सिस के अबाउट बता रहा हूँ, ये कह ले। उज्जवल, कर लिया? ठीक है, अगला फॉर्मूला, रेक्टेंगुलर स्लैब।
मास दे रखा है m। इसमें भी ज्यादा टॉर्चर नहीं करूंगा मैं तुम्हें। जैसे ये साइड A है, ये साइड मान लो B है। अब मैं तीन कौन कौन सी एक्सिस ले रहा हूं वो देख लो। एक एक्सिस ये ले लेता हूं, एक एक्सिस ये ले लेता हूं, और एक ये वाली ले लेता हूं। एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा जो I1 है वो ma² होना चाहिए, रॉड वाले की तरह? कॉपी बता, रॉड की तरह तेरे को ऐसा नहीं लग रहा? बता, I1 की वैल्यू ma² होनी चाहिए। बता, रॉड की तरह लग रहा कि नहीं लग रहा बेटा? जो है ये हो गया। तो I2 फिर कितना होना चाहिए? mb²/12। हाँ, और I3 हम बाद में पढ़ेंगे। I3 की जो वैल्यू होगी वो I1 + I2 होती है बेटा। तो ये ध्यान रखना, m/12 a² + b²। ये कर लो बस, हो गया। कर लिया उज्जवल नोट? उज्जवल भाई, कर लिया नोट? मतलब रॉड से कंपेयर कर सकते हो, बस ये कह लो जो है। और लास्ट में एक फॉर्मूला और नोट करो, इससे ज्यादा मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। स्क्वायर स्लैब, मास m है। ये A है, ये भी A है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये हो, ये हो, या इवन ये हो बेटा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये थीटा एंगल पे मानना, और ये 4 है। मतलब इसमें I1, I2, I3 सब इक्वल आते हैं, और वो ma² आता है। मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है कह लो जो है। और लास्ट में जो I4 होगा वो I1 + I2 होगा। इसका मतलब ma²/6 होगा। ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। हाँ, नहीं सॉरी, अभी कुछ फॉर्मूले और भी आएंगे, लेकिन वो कल के लेक्चर में आएंगे। इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। समझ में आया गोपी? स्क्वायर स्लैब में क्या है बेटा, I1, I2, I3 सब ma²/12 होंगे, और I4 की जो वैल्यू आएगी वो I1 + I2 होगी, और वो कितने के इक्वल होगी? ma² / 6 के। ठीक है, बाकी फॉर्मूले में टाइम लगेगा तो उसको कल करते हैं। ठीक, कल लेकिन क्लास तुम्हारी स्टार्ट होगी 5 o'clock पे। ओके, बाय, थैंक यू एंड गुड नाइट। बाय।